हमारे साथ अब मयूरेश जोशी भी बने हुए हैं आज बाजार पर अपना फंडामेंटल नजरिया देने के लिए। मयूरेश, मॉर्निंग का जनरली ये लल पीरियड में माना जाता है, लेकिन बाजार की ये तेजी, क्या सिग्नल्स आप पिक कर रहे हैं? एफआईआई की कल भी एक अच्छी बड़ी बाइंग देखने को मिली। एक डिप का इंतजार या फिर रीइनिशिएट करने के लिए, लॉन्ग्स रीइनिशिएट करने के लिए लोग डिप का इंतजार ही सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन बाजार बहुत ही शैलो डिप्स दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त बाजार की तेजी को? मॉर्निंग प्रियंका, नहीं, बाजार की तेजी आई थिंक अनअबेटेड है। तो जो भी आप डिप्स की बात कर रहे हैं, जैसे लास्ट फ्राइडे को कॉल आया था, इट गॉट लैप्ड अप वेरी वेरी इजीली। तो जो मोमेंटम है, जो एक्सपेक्टेशंस है इंडियन मार्केट्स के आउट परफॉर्मेंस के, ये लेवल से भी आई थिंक ऑप्टिमिज्म अभी भी बरकरार है मार्केट्स में। एंड द अदर इशू इज ब्रॉडर मार्केट्स में जो ओनरशिप है, ऑब्वियसली आई थिंक काफी कम लोग स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं। तो आई थिंक अगेन देयर इज अ ह्यूज इशू of demand supply that probably comes through for broader market, specifically जहाँ पे फ्री फ्लोट थोड़ा कम है। और इसी वजह से आई थिंक जो ब्रॉडर मार्केट्स में एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं is largely based on the facts that India will keep on doing well। तो बिल्कुल कर सकता है, बट आई थिंक एक जो वैल्यूएशन जोन है वो फेडरली वैल्यूड से आई थिंक थोड़ा ओवर वैल्यूड की तरफ निकल चुका है ब्रॉडर मार्केट्स के लिए। इसलिए ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सिलेक्टिव रहे। इंडियन मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस बरकरार रह सकता है। आप एफआईआई फ्लोज की बात करते हैं का एक्सपेक्टेशन यही है कि रेट कट एट सम पॉइंट स्टार्ट होगा इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। जब ये सिलसिला स्टार्ट होता है तो हम भली बात ही जानते हैं कि एफआईआई फ्लोज रिज्यूम क्वाइट वेल इन इमर्जिंग मार्केट्स। और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया के अलावा कोई अच्छा विकल्प इनके पास बचा ही नहीं है फ्रॉम अ मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव। तो एफआईआई फ्लोज भी आई थिंक अच्छे खासे आएंगे। ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कारण लॉट ऑफ एफआईआईज आर इवन नाउ लुकिंग एट इंडिया, जो बाय फिगर से दिख रहे हैं। और डीआईएस को सलामी देनी पड़ेगी, क्योंकि हैट्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने सिप्स तो बरकरार रखे ही है, पर द क्वांटम ऑफ सिप्स इज इंक्रीजिंग एवरी पासिंग मंथ। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चरली मार्केट स्ट्रांगली प्लेस्ड है। यस, स्ट्रक्चरल डाउनसाइड मार्केट में दिख नहीं रहा है, पर अगर कोई करेक्शन आता है तो आई थिंक बिल्कुल अच्छे स्टॉक जो ब्रॉडर मार्केट्स में या लार्जर कैप नेम्स, इस पे जरूर फोकस लिया जा सकता है। 2 से 3 वर्षों के लिए आई थिंक मार्केट्स की अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रहने की पूरी। और उसमें से ये कहा जाता है कि 2023 का जो साल था वो एचडीएफसी के लिए कंसोलिडेशन का साल था, और 2024 का जो साल होगा एचडीएफसी के लिए वो वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर हो सकता है रिटर्न के लिहाज से। इस बात से मयूरेश आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि इस पूरे साल तो हम मर्जर और उसकी चीजों में और उसके कंसोलिडेशन में, उनकी बैलेंस शीट्स में, मैनेजमेंट की सफाइयां सुनने में हमने निकाला है, लेकिन अब वो इस कंडीशन में आ गया है कि ये जाइंट चलेगा तो 2024 का अच्छा रिटर्न देके जाएगा। इसलिए जिनके पास नहीं है, क्या 2024 के लिए एचडीएफसी बैंक ले ले? जी, बिल्कुल वॉच लिस्ट पर रखना चाहिए। और जो आपने सारी डेटा पॉइंट्स की बात कही, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। एक इंग्लिश में कहावत है, द एलिफेंट हैज स्टार्टेड डांसिंग, और ये एचडीएफसी बैंक के लिए बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि इतना बड़ा बेहमत है, इतना बड़ा उसका एसेट बेस है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो ये कंसिस्टेंटली दिखाता है, शायद ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा कम लगे, बट 15-20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इतने बड़े कैपिटल बेस के ऊपर कोई छोटी चीज नहीं है। दूसरी चीज आप ये देखिए, जो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, काफी दिक्कतें बैंक ने फेस की थी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेके, क्रेडिट कार्ड को लेके, मैनेजमेंट चेंजेस हुए थे पिछले कई तिमाहियों में, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चेंजेस हो रहे थे। पर कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, जो एक एडवांसेस ग्रोथ रही है, जो एसेट क्वालिटी रही है, जो प्रिस्टीन है, और जो बैलेंस शीट है टॉप नॉच, ए रेटेड जिसे हम कहते हैं, डबल ए रेटेड भी आप कह सकते हैं, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। मर्जर के बाद विद एचडीएफसी, ऑब्वियसली जो डायनामिक्स है इन टर्म्स ऑफ हाउ निम्स एंड स्प्रेड्स विल प्ले आउट, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक दबाव देखने मिलेगा, बट एज सिनर्जीज प्ले आउट, क्योंकि जैसे कॉस्ट सिनर्जीज प्ले आउट होंगे, मॉर्गेजेस का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, वो स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉर्गेजेस आर प्रोबेबली विद होम और रिटेल बायर्स एज एन एसेट बेस विद एचडीएफसी। कॉस्ट सिनर्जीज बिल्ड आउट होती है, और रेट कट का सिलसिला जैसे हम कह रहे हैं, वंस दैट स्टार्ट्स, बिकॉज ऑफ द बेटर कॉर्पोरेट एंड क्रेडिट प्रोफाइल, एक अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि निम स्प्रेड्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने मिलेगा। तो काफी चीजें आई थिंक फेवर में आनी चाहिए लार्ज कैप्स में, स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक जरूर वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। शायद 24
can be a year for large caps, which have probably underperformed small and mid caps comparatively ये वर्ष के बाद। तो मेरे को ये आप समझाइए कि मैं किस शेयर को लेके बैठ जाऊं, उसके अंदर डिप आया तो उसके डिप का इस्तेमाल करूं, और उसके अंदर ग्रोथ और सेफ्टी दोनों हो। तो मैंने थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिया अपने क्वेश्चन को। तो एक कोई भी स्टील का शेयर अगर आप बता पाए तो, कंप्लायंस अलाउ करे तो डिक्लाइंस में मेरे हिसाब से या जो हमें मार्केट्स में इंडिया में अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली डिक्लाइंस पे वो है जिंदल स्टेनलेस। काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे जिंदल स्टेनलेस ने। टॉप लाइन पे एबिटा पर टन हैज क्रॉस्ड 20,000 अगेन, और लग रहा है कि 20-21 हजार रुपीज पर टन ये कंटिन्यू करेंगे। दूसरा आई थिंक जो इनके एप्लीकेशंस होते हैं, वैगन्स, रेलवे कोचेस, स्टील्स, ब्रिजेस, ये सारी चीजें आई थिंक जो वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स है, इसमें एक वॉल्यूम ऑप्टिक तो होगी ही होगी क्योंकि गवर्नमेंट के फिक्स चल रहा है बहुत अच्छे खासे जोरों में, और दूसरा बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन, इपिटा मार्जिन और रिपोर्टेड इपिटा पर टन ये दोनों में अच्छा खासा इजाफा देखने मिल सकता है। तो हमें लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे नहीं है, पूरा का पूरा प्लेज प्रमोटर ने निकाल दिया है, विच इज ऑल्सो ह्यूज पॉजिटिव। ये सारी चीजें शायद पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हो ये सारी स्टील मेकर्स पे। पर जैसे आप कामधेनु की भी बात कर रहे थे डिप्टी जी, मुझे लगता है थोड़े कन्वर्टर्स पे भी आई थिंक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कन्वर्टर्स हैं और स्पेसिफिकली कन्वर्टर्स जो स्पेशलिटी स्टील या स्पेशलिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में हैं वो भी शायद अच्छा कर सकते हैं। तो ऑल्सो कीप एन आई ऑन स्टॉक्स लाइक प्रकाश इंडस्ट्रीज एज एन एग्जाम्पल, मुकुंद लिमिटेड जो काफी स्पेशलिटी स्टील मेकर है, जो कन्वर्टर है बट अच्छा खासा आई थिंक इसके बैलेंस शीट है। तो जस्ट अ फ्लेवर बाई सेल रिकमेंडेशन है। चले कुछ और स्टॉक्स को बात करें। मयूरेश भी हमारे साथ है। मयूरेश, एक बार केमिकल स्टॉक्स के जो 5 इयर्स की एवरेज अगर उसे कंपेयर करें तो पी वैल्यूएशन के लिहाज से इस वक्त आप पीक लेवल्स पर आरती इंडस्ट्रीज को जरूर देख रहे हैं। एसआरएफ जैसे स्टॉक्स हैं करंट लेवल से पीक लेवल्स इनके जो थे उनसे अभी थोड़ी दूर हैं, ताकि पीक लेवल्स हैं 41x पर आरती इंडस्ट्रीज ट्रेड करता है, एसआरएफ का 44x रहा है, लेकिन करंट लेवल से अब भी ये दूर है। तो यानी काफी सारा कैचअप होना केमिकल स्टॉक्स में अभी बाकी है। केमिकल स्पेस में इस वक्त आपको सबसे फेवरेबल कौन सा स्टॉक लगता है, कौन सी कंपनी जिसे आप ट्रैक कर रहे हैं? काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है प्रियंका जी, एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद ये अगले तिमाही तक बॉटम आउट प्रोसेस हो जाएगा। जितनी चाइनीज डंपिंग हो रही थी स्पेसिफिकली बल्क कमोडिटी या बल्क केमिकल्स में, आई थिंक दैट इज लार्जली ओवर। जितनी डी स्टॉकिंग हो रही थी वो भी लार्जली हो चुकी है। ऑब्वियसली डिमांड डायनेमिक्स तो थे दैट हैड कम ऑफ सिग्निफिकेंटली, बट अगले वर्ष में ये लग रहा है कि एक रिवाइवल स्टार्ट हो सकता है। PLI स्कीम, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, China Plus One, दे आर सीरियस स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक जो नीश स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जो शायद इलेक्ट्रिक बैटरीज या जो रिन्यूएबल स्पेस की तरफ है, जो इलेक्ट्रिक सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स एक्सेट्रा बना रही है, उसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। स्टॉक्स लाइक अनुपम रसायन शुड बी ऑन योर फोकस। एमी ऑर्गेनिक्स ने भी एक अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट किया है, दैट शुड ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग पॉजिटिवली ऑन द बैलेंस शीट। नियोजन केमिकल्स को आप वॉच लिस्ट पे रखें, और भंसाली इंजीनियर पॉलीमर्स एज वेल शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट। 102-103 के आसपास है, अगर 108-109 क्रॉस होता है और मार्केट्स में पिवट लेवल्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रह सकता है। ऑब्वियसली जो कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं भंसाली, जस्ट एज एन एग्जांपल, वो पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। फ्रॉम 75,000 टन देयर गोइंग टू 1,45,000 टन्स। अगले कुछ क्वार्टर्स में ये ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, और जैसे पूरी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, एक प्राइसिंग मैकेनिज्म इनके फेवर में, और ये पूरे का पूरा एक्सपेंशन इंटरनल अप्रूवल से होना है। तो मुझे लगता है थोड़े ये जो स्पेशलिटी नीश केमिकल स्टॉक्स है इनको बिल्कुल फोकस पर रहना। मयूरेश, आपको रडार पे कोई अच्छा आइडिया आ रहा हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप भी आप चूज कर सकते हैं? नहीं तो वेल्सपेन एंटरप्राइजेज इज समथिंग दैट यू कंटिन्यू टू लाइक प्रियंका जी। आई थिंक 2-3 चीजें हैं इसमें। जो वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट है, ये 62% रेवेन्यू का, बाकी कंट्रीब्यूशन रोड से आता है, 9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इन्होंने मिशिगन इंजीनियर्स के साथ टाइप किया है या अधिग्रहण किया है, यहाँ से भी 1600 करोड़ के ऑर्डर बुक है। मार्जिन पहले हाफ में 19% के आसपास आए थे। एक्सपेक्टेशन यही है कि 17 से 18% की मार्जिन बैंड कंपनी मेंटेन कर पाएगी। जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ये तो है ही है। बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा डेट न होने के कारण और मार्जिन एक्सपेंशन से नंबर्स में बहुत पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो एलोकेशंस हो रहे हैं बजट की तरफ से। सो एज वी हेड इनटू जनवरी,
इंटरिम बजट की तरफ भी हमारी ध्यान होगा। और यहाँ पे एक अच्छा खासा एलोकेशन जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है, 60,000 करोड़ नल से जल, 3,25,000 करोड़ रूरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, सिमिलरली फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आई थिंक कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स आ सकते हैं, फर्दर ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं। एंड देयर आल्सो मोनेटाइजिंग द रोड एसेट्स, जो 1,700 करोड़ इन्होंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की है, वहां पे 2,500 करोड़ आ सकता है, विच फर्दर एड्स टू द बैलेंस शीट और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट इज वेल। तो लगता है आई थिंक काफी ट्रिगर्स हैं ये स्पेस के लिए, दिस स्टॉक इन पर्टिकुलर। तो मेरे हिसाब से वेलस्पन एंटरप्राइजेस को आप जरूर एक मध्यम अवधि से नजर में रख सकते हैं।